अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पार्ट टू जो है वो सॉल्व करेंगे किन्स एकेडमी के जो एमसीक्यूज़ हैं उनका। पिछली वीडियो में हमने 52 एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे। आगे अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी 52 एमसीक्यूज़ पहले वो देख लें, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी बेसिक्स थी। अब हम 53 एमसीक्यूज़ पर आए हैं। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी का ही यूनिट है। किस तरह से आप देखें, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है। और वोल्ट जो बराबर है वो है जूल पर कूलम के बराबर। ठीक है, कूलम कूलम से कैंसिल हो जाता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, बहुत ही छोटे लेवल पर। देख सकते हैं आप पावर माइनस में है। अगर इसके मैं 19 जीरो इस तरफ लगा दूं और 1 समेत 18 जीरो आएंगे, फिर 0.00 18 जीरो के बाद 1 आएगा। ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है एनर्जी का। और किलो वॉट आवर जो है वो हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट होता है, किलो वॉट आवर। ये हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। किलो का मतलब है 1000, यहाँ पर वॉट जो है वो बराबर है जूल पर सेकंड के, और एक आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाता है, ये भी 36 और उसके आगे 5 जीरो हम लगा देते हैं। या इसको हम जो है, ये देखो जूल जो बच गया है वो सामने लिख दिया है। तो किलो वॉट आवर किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का। बहुत बड़ा यूनिट है ये। अब इसमें 3.6, अब पॉइंट को हम इधर से 6 इंच से इस तरफ लेकर गए तो 10 पावर प्लस 6 हो जाएगा। तो किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चे इसको पावर का यूनिट समझते हैं, तो ये भी एक एमसीक्यू आता रहता है। तो अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी माना सूरज की जो एनर्जी है उसकी मेन सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसके अंदर जो है ना फ्यूजन हो रहा होता है। अब इसमें लिखा हुआ टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन टू अ हार्ड स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। किसी हॉरिजेंटल सरफेस पर जो बॉल है टेनिस बॉल उसको छोड़ा गया। द बॉल बाउंस अप एंड डाउन थ्रू द एयर। बॉल जो है वो अप और डाउन हो रही है जब तक कि वो रुक नहीं जाती, अंटिल स्टॉप मूविंग, इन्होंने यूनिट लिख दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ बॉल ग्राउंड एंड एयर कांस्टेंट, तीनों की जो टोटल एनर्जी है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से वो सेम रहेगा। और वैसे भी ये हमारे पास जो टेनिस बॉल है उसमें आपको पता है इलास्टिक कोलिजन आ जाता है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी कंजर्व रहते हैं। खैर उसके बाद 56 पर है, अ बॉडी पुशेस द टॉय कार्ट। एक बॉडी है या एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक खिलौनों से भरी टोकरी को रोड पर घसीटते हैं। अब आप देखें उसमें क्या चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फ्रिक्शन की वजह से जो है गर्माइश उसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद नंबर 57 है, अ स्टोन ऑफ मास। मास जो है 1 kg दिया हुआ है, उसको हाइट पर रखा गया 2 मीटर हाइट पर। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 1 kg मास है और इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 आ गया। 2 को 9.8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 19.6 जूल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि mgh इसका फॉर्मूला है। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मोटर जो है इज यूज टू लिफ्ट। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर होगी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन मोटर लिख दिया। खैर इलेक्ट्रिक मोटर है जो 4 न्यूटन लोड को लिफ्ट करती है थ्रू 5 मीटर। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज बाय द मोटर इज 30 जूल। 30 जूल उसने एनर्जी जो है यूँ समझो यूज़ की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्ट बाय द मोटर, मोटर ने कितनी एनर्जी जो है वेस्ट की। अब आप खुद देखें उसने ये वर्क किया है। वर्क पहले देख लेते हैं, 4 न्यूटन 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 20 न्यूटन उसने ये 20 जूल जो है वर्क कर लिया। 4 न्यूटन फोर्स 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हमने निकाल लिया है। 20 जूल वर्क हुआ है, जबकि उसने एनर्जी जो खर्च की थी वो थी 30। तो हमारे पास 20 उसने जो है वर्क किया, बाकी कितनी जूल एनर्जी, 10 जूल एनर्जी उसने वेस्ट कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, उसने 30 जूल एनर्जी ली और 20 जूल का वर्क किया, 10 जूल एनर्जी खर्च कर दी। द वेलोसिटी which should be given
to a body to enable to escape from the सरफेस ऑफ अर्थ इज कार। इतनी वेलोसिटी जो ज़मीन के सरफेस से जाने के लिए हमें चाहिए उसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए या ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी इक्वेशन, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पर जो है ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट पर होती है मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, लेकिन जैसे ऊपर से उसको नीचे छोड़ा जाए तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे छोड़ के ऊपर से नीचे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो ये इक्वेशन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द बॉडी इज मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय एक्शन ऑफ फोर्स। वर्क जब होता है जब कोई बॉडी मूव कर जाए कुछ डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से। उसके बाद 62 पर है, when a body is moved through a certain displacement d and by a force f, then work done, work done की इक्वेशन f डॉट d है, कुछ बच्चे f क्रॉस d कर देते हैं, इनमें फर्क है, ये डॉट प्रोडक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का एसआई यूनिट जो है ये हमारे पास जूल है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज में आता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ पावर, तो फिर जो इसका यूनिट होता है वो किलोवाट पावर होता है। द डायमेंशन ऑफ वर्क आर, वर्क की जो डायमेंशन है वो हमारे पास होती है ml² t-2, ये हमारे पास न्यूटन मीटर से लिया गया है। आप जो है देख सकते हैं इनको सॉल्व करके, या सिंपल जो है बता देता हूँ। असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, सिंपल से जो एमसीक्यूज हैं उसको हम जो है इसे बच्चों को कह देते हैं कि देख लें सॉल्व करके। अब न्यूटन जो है हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है मीटर। अब आप खुद देखें kg और उसके बाद मीटर स्क्वायर, फिर जो है ये सेकेंड का -2। अब इसमें m kg के बराबर, यहाँ पर l² और t-2, इस तरह से जो डायमेंशन है वो जूल या किसी भी वर्क की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन ये होती है, ये आप याद रख लेना, ml² t-2। इस तरह से अब हमने जो टिक किया इस पर, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज, तो ये आंसर इसका जो है डी है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ वर्क इज मैक्सिमम व्हेन दैन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क मैक्सिमम कब होता है? जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। When the direction of force is opposite to the direction of displacement, then work will be negative. ये वही MCQ है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके देते हैं। The work done by centripetal force is 0 होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो बॉडी को घुमाकर, अब आप खुद देखें, बॉडी को घुमाकर वापस उसी जगह पर लेकर आ जाती है, उसी पॉइंट पर। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है जब कोई चीज़ उसी जगह से शुरू हो और उसी जगह पहुंच जाए। दूसरा भी रिलेशन है हमारे पास के, हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब कॉस 90 डिग्री आ जाए तब भी वर्क 0 ही होता है। तो 2-3 तरीके से ये MCQ आ सकता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स F on a body moving in a circle is 0 because of, यहाँ पर जो अभी अभी हमने जो है बात की, द बॉडी मूव्स पैरेलल टू द F, नहीं, ये भी नहीं है। द बॉडी मूव अपोजिट टू द F या बॉडी मूव राइट एंगल ऑफ F, ये सही है इसका, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है फोर्स के राइट एंगल या टेंजेंशियल कहते हैं जब कोई चीज़ 90 डिग्री का, या परपेंडिकुलर का वर्ड भी आता है। तो ऐसे MCQ आ सकते हैं। उसके बाद हमें लास्ट वाला MCQ दिया हुआ है, वर्क हैज़ द डायमेंशन एज ऑफ, वर्क की जो डायमेंशन है वो टॉर्क की डायमेंशन जैसी होती है, क्योंकि टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। ये अलग बात है कि टॉर्क के यूनिट को सिर्फ हम न्यूटन मीटर ही कहते हैं। आप खुद भी जो है इसमें देख सकते हैं, हम यहाँ पर देखें न्यूटन मीटर, यही तो बराबर है जूल के, तो इसकी डायमेंशन सेम टू सेम वर्क जैसी है। उसके बाद जो है, उसके बाद MCQs नंबर 71 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, अभी जो है हमने पढ़ा है पीछे बहुत बार आ गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी का यूनिट है। उसके बाद F इज इक्वल टू, यहाँ पर F की वैल्यू दी हुई है, फोर्स दी हुई है 4I - 2J, और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है 3I +
4j। इसको तो वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आई से सेम है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो गया 12 प्लस का, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू है 2, और ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 8 प्लस के 12, अब जो है बाकी 4 प्लस के बच जाएंगे, तो 4 जूल वर्क हुआ। इस तरह के सवाल आप जो है देख सकते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज रेज वर्टिकली 2 मीटर, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 को जैसे ही आप जो है ये mgh की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की, जो हम वर्क डन करा रहे हैं, अब रेज वर्टिकली मतलब जमीन के ऊपर की तरफ किसी चीज को उठाया है। अब हम क्या कह रहे हैं, mgh फॉर्मूला m मास जो है ये है। अब आप 9.8 वैल्यू ले लें g की, और यहाँ पर 2 मीटर डिस्प्ले, तो इसमें तकरीबन जब आप 2 2 जा 4 और 4 को 9.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, ये यहाँ पर 39.2 जूल वर्क हो जाएगा। उसके बाद वर्क डन इन क्लोज पाथ ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड 0 होता है। क्लोज पाथ पर मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। अ कंजर्वेटिव फील्ड इज वन इन विच, यहाँ पर लिखा हुआ वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव वो फील्ड होती है जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अ फील्ड इन विच वर्क डन इज मूविंग बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। अब देखें इसमें एक चीज़ है, हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी की सारी कंजर्वेटिव फील्ड है, लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन मौजूद है कंजर्वेटिव फील्ड। फ्रैक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। अब यहाँ पर हम जो है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर की डेफिनेशन है ये, तो हम यहाँ पर जो है टिक करेंगे। पावर इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम, ये पावर का जो है हमारे पास फॉर्मूला है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, पावर जो है ये बराबर है फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट। ये देख लेते हैं किस तरह से आया। ये इस तरह से आया बच्चों, जैसे पावर का फॉर्मूला है हमारे पास वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर है एफ डॉट डी के, और यहाँ पर अपॉन में टी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर आपको याद हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो फोर्स और डॉट बीच में वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। तो इस तरह से एमसीक्यू आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, ये वाला जो एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है। किस वजह से, अब ये यहाँ पर लिखा पावर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कंटेन टू वेक्टर्स क्वांटिटी एज फोर्स एंड वेलोसिटी। ये जो है ये वाला ऑप्शन जो है इसमें सही है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, वो नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट। याद रखना, अगर एक जैसा वर्क हो रहा है हर सेकंड में, तो पावर जो है फिर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल आते हैं। इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है। अब ये वाला है हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो है 82। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट जो है पावर का, यहाँ पर देखो वॉट नहीं दिया हुआ, इस तरह से भी एमसीक्यू दे देते हैं। जूल पर सेकंड जो है वॉट के इक्वल। उसके बाद लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जो लोग अंग्रेज थे पहले यहाँ पर जो है हुकूमत कर गए, तो वहाँ वो जो है पावर को हॉर्स पावर, यहाँ पर जो है एक घोड़े की मदद से जो है वो यूनिट इस्तेमाल किया करते थे। घोड़े से जो है वो उसका जो जोर होता था उससे, उसे हॉर्स पावर कहते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये हॉर्स पावर होता है, यूनिट पावर का, याद रखना। पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर है, एफ डॉट डी अपॉन टी के। ये अभी हमने सॉल्व किया। उसके बाद 85 द डायमेंशन ऑफ पावर इज, या डायमेंशन ऑफ पावर आर। वैसे वर्क की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसमें एक और अपॉन में अगर टी रख दें तो आपके पास डायमेंशन आ जाती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्क अपॉन टाइम पावर का जो है फॉर्मूला है, अब वर्क की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और अपॉन में एक टी है, ये टी ऊपर गया तो ये टी माइनस 3 हो जाएगा। एम एल स्क्वायर
और फिर जो है t-3, ये पावर की डायमेंशन है, ये आप याद रखना, एमसीक्यू में आ जाती हैं। उसके बाद लिखा हुआ किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये बहुत बार एमसीक्यू जो है इन्होंने रिपीट किया है, ये आता भी रहता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल है। तो ये एमसीक्यू नंबर 47 है। अब हम एमसीक्यू नंबर ये 88 सॉल्व करेंगे, वो 87 था। अब इसमें लिखा हुआ है अ जेट प्लेन इंजन डेवलप अ थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स फॉरवर्ड फोर्स जो है ये 2000 न्यूटन फ्लाइंग 200 मीटर पर सेकेंड। अब देखो न्यूटन फोर्स दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर निकालेंगे। 2 टू द 4, 4 के आगे 5 जीरो, ये 4 × 10 पावर 5 वॉट जो है ये वर्क हो गया, ठीक है। ये 4 × 10 पावर 5 जो वॉट है ये पावर हो गया, सॉरी इसमें फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर, कौन सा इनमें से, हॉर्स पावर भी यूनिट है और ये एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड पर सेकंड ये भी जो है यूनिट है। किलो वॉट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है, ये हमने जो है देखा था, और किलो वॉट जो है यूनिट पावर का ही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 25,000 वॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है 25,000 वॉट पावर इज इक्वल टू हॉर्स पावर में जो है जब आप इसको 25,000 वॉट को 746 वॉट से डिवाइड कर देंगे 33.5 हॉर्स पावर के इक्वल आएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर यहाँ पर जो है 91 है, 1 मेगा वॉट आवर इज इक्वल टू, बच्चों 1 मेगा वॉट आवर जो है, अब देखो मेगा का मतलब है 10 पावर 6, इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 मेगा वॉट आवर, इसको हम जो है सॉल्व करके देखते हैं। 1 मेगा वॉट आवर, यहाँ पर जो है 1 मेगा वॉट आवर इज इक्वल टू, आप खुद देखें मेगा 10 पावर 6 है और वॉट जो है जूल पर सेकंड के इक्वल है। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड से कैंसिल। अब आप खुद देखो, इसको मैं 10 पावर 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर 6 ऐसे का ऐसा, और ये इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 3। बच्चों ये 10 पावर, ये वाला नंबर पहले लिख लेते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर, ये यहाँ पर 9 जूल जो है आ जाता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 पावर 8 जूल। अब इसमें से जो भी ऑप्शन हो, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, वैसे तो करेक्ट ही है क्योंकि हम जो है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसमें 9 से बड़ा नंबर नहीं लिखते। इसमें इन्होंने अगर 36 लिखा हो तो कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। 36 के साथ 10 पावर 8 आएगा। अब 36 के साथ 10 पावर 8 इसमें है, ये मौजूद है, तो ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। वैसे सही इसका 3.6 इंटू 10 पावर 9 होगा। उसके बाद 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर है, ये हमने सॉल्व किया था 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, ये हमारे पास एनर्जी की डेफिनेशन है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग और वॉच इज कॉल्ड, अब ये स्प्रिंग जो है वॉच का, घड़ी का, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। जो भी इलास्टिक बॉडीज में स्टोर्ड एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल होती है। 95 पर काइनेटिक एनर्जी इज अ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वर्क जो है या फिर जो एनर्जी। अब यहाँ पर लिखा इफ वेलोसिटी इज डबल देन, वेलोसिटी डबल करने पर मोमेंटम जो है 2 टाइम इंक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम इंक्रीज होती है। सॉरी इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। मोमेंटम जो है ये वाला नहीं है, मोमेंटम 2 टाइम इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम। वजह क्या है, वेलोसिटी जो है मोमेंटम के फॉर्मूले में सिर्फ डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है, इस तरह से, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। याद रखना, यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे तो ये तो 2 टाइम इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर आपने वेलोसिटी को बढ़ाया, डबल किया, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, 4 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत बार आ जाता है, व्हेन वी डबल वेलोसिटी देन मोमेंटम इंक्रीजेस 2 टाइम और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, इनका रिलेशन है। कभी कभी मिक्स में सवाल भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है कितने टाइम बढ़ेंगे, अभी हम जो है देख लेते हैं सभी सवाल इसमें। व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल देन, यहाँ पर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल, ये सही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ती है। इट्स मोमेंटम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, उसमें तो वेलोसिटी नहीं है।
इट्स एक्सेलरेशन इज डबल, इट्स मोमेंटम इज डबल, ये वाला सही है। मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एमसीक्यू नंबर 98 में, अ बॉडी मास 3 kg लाई ऑन अ सरफेस 2 मीटर हाई। ठीक है, एक बॉडी है 3 kg की और जो सरफेस पर रखी हुई है 2 मीटर अबव टेबल, इट मूव्स ऑन द सरफेस 4 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज जो है जीरो आएगा। वजह क्या है, ऐसा भी एमसीक्यू आता है बच्चों, एक टेबल है उस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वैल्यू कोई भी दी जा सकती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं हॉरिजेंटली इसको इस तरफ जो है मूव कराऊं, इसी टेबल के ऊपर चाहे 5 मीटर या 10 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले हाइट थी उतनी हाइट अभी भी है। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एमसीक्यू नंबर 99, इफ मास एंड स्पीड बोथ डबल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। देखो जब स्पीड डबल होती है तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, और मास डबल होता है 2 टाइम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंक्रीजेस 8 टाइम। तो याद रखना, जब मास और वेलोसिटी दोनों डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम इंक्रीज होती है। स्टूडेंट अब देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 100 पर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। मास जो है 5 kg है एंड इट्स मोमेंटम इज 15 kg। अब देखते हैं हमारे पास मास इज इक्वल टू 5 kg और मोमेंटम बराबर है 15 न्यूटन इंटू सेकेंड या मीटर, kg मीटर पर सेकेंड भी इसका यूनिट होगा। खैर, अब वेलोसिटी अगर मालूम करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आता है मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम 15 है, मास जो है 5 है, तो वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब इसकी हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें हम 1/2 ऐसे कैसा लिखेंगे, और मास दिया हुआ है 5 kg और वेलोसिटी दी हुई है 3 का स्क्वायर किया 9। अब इसमें से बड़ा सिंपल है, यहाँ पर हम जो है 9 5 का 45 का अगर हम हाफ कर दें तो आपके पास 22.5 आंसर आएगा जूल। इतनी एनर्जी जो है स्टोर होगी बॉडी में। तो एमसीक्यू नंबर 100 पर हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, 5 kg मास एंड इट्स मोमेंटम इज 15 kg। तो 22.5 ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा आगे हमारे पास एमसीक्यूज में पार्ट 3 में जो है 50 एमसीक्यूज बनाएंगे, वरना ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसके 200 एमसीक्यूज जो है 2 पार्ट और अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।